Good morning, students. So today we are going to start with the last lesson of the geography. Before that we have seen about the roadways and railways. Today we are going to see about waterways. Okay. So जब हमने लेसन शुरू किया था तभी हमने देखा था कि waterways is having two portions. One is inland and another is overseas. Okay. Inland means जमीन मतलब देश के अंदर ही जो है आना जाना करना, और ओवरसीज मतलब दुनिया भर में जो है आना जाना या समुद्री रास्तों का यूज करना। नाउ हम इस रास्ते को स्टार्ट करते हैं। Since the ancient period, India was one of the seafaring country. Its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading the Indian commerce and culture. Waterways are the cheapest mean of transportation. अगर हम देखें तो दुनिया में भारत जो है बहुत पहले से ही क्या कर रहे हैं, हम लोग समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, समुद्र पे व्यापार करते हैं। समुद्र के समय से अगर हम देखें तो हमारे भारतीय जो है वो व्यापार करते हैं। व्यापार में सिर्फ हम कॉमर्शियल वर्क नहीं करते, सामान नहीं ले जाते, परंतु कल्चर्स का जो आप अपना कर पढ़ चुके हैं कि हमने दुनिया को निषेध दिया, हमने दुनिया को रास्ता दिया। तो ये सारी चीजें कहाँ से जाती और आती थी, वो ज्यादातर क्या है ट्रेडिंग से, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्या होती थी, ट्रांसपोर्टेड होती थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वही चीज दिखाई देती है कि जो कॉमर्शियल कल्चरल दोनों चीज हमने क्या किया दिया है। Then waterways are the cheapest mode means of the transportation. Why? Then we are going to see that they are the most suitable for carrying the heavy and bulky goods. पानी के ऊपर भारी सामानों को आराम से ले जाना काफी आसान होता है। आप लोग साइंस में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो शिप सेल करती, तो अल्टीमेटली शिप पे बहुत सारा सामान भी हम लेके जा सकते हैं आराम से। और ये जो है ये इको फ्रेंडली है, इससे ज्यादा एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल भी काफी कम इस्तेमाल होता है। कारण ये है कि हवाएं और अंदर वाटर का जो ट्रफ्ट है और वाटर का जो हम कह सकते हैं करंट्स है, पानी के अंदर तरंगें हैं, वो क्या करती है, जो हमारा वेसल है या हमारी बोट है उसको क्या करती है, सेल आउट करने में हेल्प करती है। यही कारण है कि काफी आराम से काफी बड़ी मात्रा में जो है क्या करता है, सामानों को लाने ले जाने का काम करता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में हम देखें तो हमारी इनलैंड नेविगेशन है, हमारी नदियों के ऊपर हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी नदियां जिनमें छोटे मोटे शिप्स के रूप में या स्टीमर्स जो है वो इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। तो हम देखें तो उनके जरिए हम क्या कर रहे हैं, अपना सामान ले जाते और लाते हैं। वाटरवेज जो अगर हम देखें तो अलग अलग लेंथ वाइज यहाँ पर दिखा रखा है 14,500 किलोमीटर लेंथ। आउट ऑफ दिस इनमें से अगर हम देखें तो 5,685 किलोमीटर का नेविगेशन मशीन द्वारा चलने वाली वेसल्स या मशीन द्वारा चलने वाली स्टीमर शिप्स के द्वारा है। बाकी हाथों के द्वारा भी कई जो है बोट्स चलती है। पाल जैसे हवा के रुख से जो चलने वाली जो वेसल्स है वो भी वर्क करती हैं, परंतु अब आज की तारीख में ज्यादातर मशीन बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम देखें तो नीचे हमें आपको जो जैसे हमने नेशनल हाईवेज देखे थे, हम आज देखने जा रहे हैं नेशनल वाटरवेज। तो पानी के अंदर भी जो है नेशनल वाटरवेज को नाम दिया गया, नामजद किया गया, उसको सम्मान दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा जो वाटरवेज हमारे देश के अंदर है वो है गंगा रिवर के ऊपर, जो कि गंगा बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया के बीच में काम करता है। ये 31,620 किलोमीटर पे फैला हुआ है वाटरवेज। इसको नंबर 1 वाटरवे नेशनल वाटरवे का नाम दिया गया है, गंगा से लेकर इलाहाबाद एंड हल्दिया तक का। दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ब्रह्मपुत्र वैसे तो बहुत बड़ी है परंतु उसके अंदर बहुत प्रेशर है पानी में। इस कारण से अगर हम देखें तो 891 किलोमीटर तक ही हम इसको क्या करते हैं, सेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सल्दिया से लेकर दीब्रू तक अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है,
वेसल सेल करती है, यानी बोट्स आती रहती है। इसके बाद दक्षिण की जो नदियाँ उसमें अगर हम देखें तो उन्हें वाटरवे नंबर 3 का सम्मान दिया गया है, जो वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला कोट्टयम से लेके और तमिलनाडु जो आपके तमिलनाडु बॉर्डर पे है वहां से लेकर ये चलती है। देन अगर हम देखें तो यहाँ पर कैनाल में यानी कि नहरों में भी क्या किया जाता है, वाटरवेज है। नहर इतनी बड़ी है कि उसमें क्या है, मशीन या इंजन वाली वेसल इसे मूव कर रही है। इसके बाद आता है आपका गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर सिस्टम, जिसके गोदावरी और कृष्णा वाला सिस्टम जो कि अगर हम देखें 1078 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इसका पांडिचेरी और इस इलाके में ये कैनाल सिस्टम है, यानी कि नहरों में से जो बोटों का आना जाना होता है, इससे वाटरवे जो नंबर 4 का सम्मान या खिताब दिया गया। इसके बाद वापस हम देखें तो हमारे जो दूसरी और रिवर्स है जैसे कि भामिनी, देन आपकी मती जो रिवर है, इसके बाद महानदी की जो डेल्टा वाले इलाके हैं और भामिनी रिवर के जो कोस्टल कैनाल एरिया है, इन सबको वाटरवे नंबर 5 का जो खिताब या जगह दी गई है। ये 588 किलोमीटर का क्या करते हैं, नेविगेशन करते हैं या नौका का वेसल का इस्तेमाल करने वाली जगह पाई जाती है। सिर्फ यही नहीं है, इनलैंड नेविगेशन में कई और भी जगह है जिसके अंदर हम देखेंगे चंबूर है, देन सुंदरबन इलाका है, मालदेवी है, जुरी है। इसके अलावा केरला के जितने भी ब्लैक वाटर एरियाज है वहाँ सब अगर हम देखें तो क्या है, बोट से आना जाना और बोट से व्यापार, बोट के अंदर ही बाजार भी लगता है कई जगह पे, बेहद देखने योग्य होता है। देन अगर हम देखें तो आपको ये भी मालूम हुआ केरला में और इस समय जो बोट रेस होती है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो किससे, वाटरवेज में हो रही है, वाटर में हो रही है। देन अगर हम देखें तो अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया में यहाँ सबसे के अलावा विदेशों से भी हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। विदेशों से जो व्यापार होता है वो ज्यादातर पोर्ट यानी कि शिपिंग पोर्ट से होता है और शिपिंग पोर्ट जो है वो क्या करते हैं, कम से कम 85% हमारा सामान जो विदेश में भारी सामान जो है वो समुद्र के द्वारा हम क्या करते हैं, भेजते हैं। Is that clear? Sorry, that is climate effect. देन अगर हम देखें तो मेजर पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो मेजर सी पोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो मेजर सी पोर्ट जो है हमारे देश में वो ज्यादातर ओवरसीज सिस्टम में काम करता है। दिस वॉज हमारा देश जो है वो काफी लंबा कोस्टल लाइन है, आपने देख रखा पूरा पेनिनसुलर इंडिया एक लंबा चौड़ा कोस्टल लाइन हमारा समुद्र का इलाका हमारे पास है, जो करीब करीब हम देखें तो 7,516.6 किलोमीटर का हमारा इलाका है इंडिया में। इसमें अगर हम देखें तो 12 मेजर और उसके बाद छोटे छोटे और भी पोर्ट्स हैं जो स्पेसिफिक चीजों पे काम करते हैं। इनमें अगर हम देखें तो 200 नोटिफाइड और नॉन मेजर माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स जो है बड़े पोर्ट्स की भाग को क्या करते हैं, कम करने में मदद करते हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वहां पर शुरू करें। कांडला इन द कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस to seize the volume of the trade to the Mumbai port in await of the loss of Karachi port to the Pakistan after partition। अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के जस्ट बाद में हमें क्या करना पड़ा, कांडला और कच्छ जो गुजरात का गल्फ वाला इलाका है वहाँ पे क्या किया, जल्दी से हमारे वहाँ पर क्या किया, पोर्ट को डेवलप करना पड़ा। कारण ये था कि अगर आप देखें तो ईस्ट में वेस्ट में पहले जो था हमारा सिर्फ क्या है, मुंबई पोर्ट ही काम कर रहा था
और दूसरा जो पोर्ट था जो कि कराची पोर्ट, वो पार्टीशन के कारण पाकिस्तान में चला गया था, तो उसके लोड को, इसके मुंबई पोर्ट के लोड जो एक्सट्रीमली हो गया था उसको कम करने के लिए कांडला पोर्ट बनाया गया। कांडला जो पोर्ट है वो एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट हर समय फेवरेबल होते हैं व्यापार में। Then in the caters to the covenant handling the export and import of high productive granite and the industrial belts stretch across the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कांडला पोर्ट जो है वो बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी, एक व्यापारिक जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि उत्तर भारत का जितना भी एक्सपोर्ट का काम है और इम्पोर्ट का काम है वो कांडला से किया जाता है। समझ में? इसके अंदर ज्यादातर एग्रीकल्चर का सामान है, इंडस्ट्री का सामान है और अन्न धान की जो चीजें हैं उन सबको क्या किया जाता है, सेल आउट करना या मंगाना जो भी होता है वो वहां पे होता है कांडला पोर्ट से। ओके, अगर अब हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जगह वाला पोर्ट आता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट के लिए आप जाके कभी देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको कई सारे शिप्स एक साथ डॉक किए हुए दिखाई देते, एक साथ खड़े हुए दिखाई देते। सो मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचर एंड वेल सेटल्ड हार्बर। मुंबई जो है वो पहले से ही बहुत जगह घेरा हुआ और सेटल्ड मतलब स्थिर पोर्ट है। The Jawaharlal Nehru Port was planned with the view to dock the Mumbai port and serve as a hub port for this region। मुंबई पोर्ट के पास मतलब मुंबई पूरा मुंबई वाला इलाका है, वहीं पर जवाहरलाल नेहरू नाम की एक और पोर्ट की स्थापना की गई। इसकी स्थापना खास तौर से इसलिए की गई कि जब वो जो मुंबई पोर्ट है उसको क्या किया जा सके, उसके वर्कआउट को रिलीज किया जा सके और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो क्या कर सके, मुंबई पोर्ट के लिए एक हब पोर्ट यानी कि उसका जो कह सकते सहयोगी पोर्ट के रूप में काम कर सके। देन हम अगर देखें तो बर्मगोआ पोर्ट जो है is primarily the iron exporting port and the countries with the port account for the 50% of the India's iron export। New Barbagua port located in Karnataka cater to the export of iron ore concentrated from the Kudremukhi mine, and the Cochin is extremely southwest port located at the entrance of Lagoon with a natural harbour। अगर हम देखें तो यह तीन अलग अलग पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाद में एक बात और ध्यान में रखिए, पोर्ट सिर्फ कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं, वो डिफेंस के लिए भी है। यानी हमारी नेवी जो है उस पोर्ट में काम करती है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि नेवल एक्टिविटीज चलती है, तो वो नेवल एक्टिविटीज डिफेंस की है, अतः उसको स्पेशल प्रोटेक्शन या उसको क्या है हैंडल करना अलग होता है। तो वहां पर मर्चेंट नेवी अलग काम कर रही होती है और हमारी इंडियन नेवी अलग काम कर रही थी। इंडियन नेवी का काम है डिफेंस को हैंडल करना, मर्चेंट नेवी का काम है व्यापार को हैंडल करना। ओके, इसमें भी बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। देन अगर हम देखें तो बर्मगोआ पोर्ट जो है वो खास तौर से लोहे के लिए काम करता है, सिर्फ लोहे का काम, यानी कि दुनिया भर में जो लोहा बेचना है, लेके जाना है और कुछ लाना है, तो वो काम जो है बर्मगोआ पोर्ट जो करता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमने बोला ऐसा नहीं पढ़ा हिस्सा, परंतु आप देखें तो कुद्रेमुखी माइन जो है वो कर्नाटका में है और इससे बड़ा पैमाने में जो लोहा निकलता है वो सीधा सऊदी और दूसरे इलाके को भेजा जाता है। अतः ये जो पोर्ट है ये इस काम के लिए स्पेशली न्यू बर्मगोआ पोर्ट और ये कर्नाटका के अंदर खास तौर से इसी चीज के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल दक्षिण की ओर जगह जाते हैं, बिल्कुल लास्ट दक्षिणी पिट में जाते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि कोची जो है वो एक पोर्ट के रूप में डेवलप हुआ है। सो कोचीन जो है वो अगर देखें तो साउथ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है और यहाँ ये एक लेगून के अंदर एंट्री लेता हुआ दिखाई देता है। देन ये जो है एकदम प्राकृतिक हार्बर है, इसको बनाने या कंस्ट्रक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये लेगून के मुंह में था।
लेगून यानी कि आपने देखा था समुद्र जहां पर क्या करता है, जमीन के अंदर आ जाता है। Then, moving around the east coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin in Tamil Nadu. इसके बाद अगर हम देखें तो वापस हम ईस्ट में आ रहे हैं, सॉरी वापस नहीं, हम ईस्ट में आ रहे हैं, पहले हम वेस्ट में चल रहे थे। तो तूतीकोरिन नाम का एक जो है पोर्ट है तमिलनाडु के इलाके में। देन इसके बाद अगर हम देखें, दिस पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर एंड रिच hinterlands. Thus, it is a flourishing trade handling a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, then Maldives, and etc. The coastal region of India. Chennai is one of the oldest artificial port of the country. अगर हम देखें तो यहाँ पहले तूतीकोरिन की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु का ये इलाका जो है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियों में कार्गोज रखे होते हैं। इस कमरे से भी बड़ी बड़ी कार्गोज क्रेन से उठा के शिप्स में वो क्या करते हैं, जमाते हैं और शिप सेल करती है। वहीं से वो चीज जो है वैसे उठाकर ट्रेन के अंदर आते हैं, रेलवे में आते हैं। तो आपने अगर देखा हो तो आप इजीली उसको समझ सकते हो। तो यहाँ ये जो है ये काफी हिडरलैंड वाली जगह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए न सिर्फ भारत के लिए परंतु छोटे छोटे आसपास के देशों के लिए भी ये क्या कर रहा है, नेविगेशन अवेलेबल करता है, सामान लाने ले जाने में मदद करता है। उनके सामान भी हमारे यहाँ आराम से कार्गोस के रूप में आते हैं और वहां से वो क्या किया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा चेन्नई जो है वो आर्टिफिशियली मतलब नेचुरल हार्बर नहीं है, उसे बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया है और उसे खास रूप से कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि क्या कर सके हम वेस्ट जो हमारे सॉरी ईस्ट जो दुनिया है हमारी उसके साथ क्या कर सके, व्यापार कर सके। जैसे आपका ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, जैसे अगर हम देखें तो म्यांमार है और जापान है, उस एरिया के लिए इसको डेवलप किया गया। देन ये जो है मुंबई जैसे सबसे बड़ा है, उसके बाद चेन्नई जो है सबसे बड़े तरीके से काम करता है। ये जो है वॉल्यूम ट्रेड एंड कार्गो ट्रेड में सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप करने वाला एक सिस्टम है कौन, चेन्नई पोर्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो विशाखापट्टनम का नाम आता है। आप मैप में इन सबको देख सकते हैं, प्लीज गो थ्रू विद द मैप। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपसे पूछा जाएगा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ है, या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, या फिर मीनापक्कम पोर्ट कहाँ है, तो आप सॉरी मीनापक्कम एयरपोर्ट कहाँ है। तो अल्टीमेटली आपको उसका पता होना चाहिए ये जो कहाँ पर है, आपको प्लॉट करके उनका नाम, उस जगह का नाम लिखना आना है। सो आपको प्लीज ये वाला मैप जो है पेज नंबर 89 में, ये भी हम उसमें बनाएंगे, पहले आप प्रोजेक्ट सबमिट कर दें। देन अगर हम देखें तो जो विशाखापट्टनम है ये डिपस लैंड लॉकिंग, यहाँ पे समुद्र जो है बहुत गहरा है, आराम से शिप जो है आके लगती। ये खास तौर से लोहा आयरन जो है वो सेल करने के काम आता है। पारादीप पोर्ट जो है वो लोकेटेड है उड़ीसा के इधर। देन ये स्पेशियस काफी लंबी चौड़ी जगह पे आयरन का व्यापार कर रहा है। कोलकाता इसके बाद आता है कोलकाता। देखिए विशाखापट्टनम जो है वो कंस्ट्रक्शन भी करता है इसका, शिप्स का, और वो नेवल पावर को भी क्या करता है, यूज करता है, नेवल एक्टिविटीज भी वहां पर होती है। देन इसी प्रकार से हम देखें तो कोलकाता है वो इंग्लैंड रिवरलाइन पोर्ट भी है। दिस पोर्ट सर्व्स एज अ वेरी लार्ज रिच hinterland of the Ganga Brahmaputra basin. Then being the tidal port, it required constant bringing of Hooghly. Then Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growth and pressure on the Kolkata port. अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कोलकाता पोर्ट में आप देखेंगे बहुत सारे जमीन के अंदर समुद्र जा रहा है, आ रहा है, और उधर से रिवर आ रही है और रिवर का मुंह जमीन पे खुल रहा है, समुद्र पे खुल रहा, बीच में जमीन है। अल्टीमेटली इस कारण से इसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे हिडरलैंड वाला बहुत अच्छा एक रिवर और ओशनिक पोर्ट है। ये रिवर पोर्ट इसलिए क्योंकि जैसे हल्दिया वगैरह का इलाका है वो काफी अंदर तक, समुद्र अंदर तक जा रहा है और नदी वहीं पर ड्रेन कर रही है। तो नदी का माउथ और समुद्र का मिलने से क्या होता है, जब टाइड्स आते हैं तो शिप क्या कर सकती है, थोड़ा और अंदर तक सैल कर जाती है।
जिससे ट्रांसपोर्टेशन का जो क्या कह सकते हैं वैल्यू होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो पोर्ट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको, ट्रेडिंग को और व्यापार को। और इसी कारण से आप सब जानते हैं कि रिवर्स क्या करती है, सेडिमेंटेशन करती है। तो वो सेडिमेंटेशन करने के कारण बार बार हुगली नदी, हुगली मीन्स गंगा की सह नदी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो उसको क्लीन कर दिया जाता है ताकि इजीली शिप जो है वहां पर क्या कर दे, डॉक करे। तो इस कारण से हुगली रिवर पोर्ट जो है या हल्दिया रिवर पोर्ट जो है वो कोलकाता के जो रिवर पोर्ट का बोझ कम करती है। और इस प्रकार से ये आराम से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, हम लोग कई तरीके से नेविगेशन कर पाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे कंट्री के पूरे कॉस्ट को हम अच्छे से यूज कर रहे हैं। और इस कॉस्ट में हम देखें तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेविगेशनल सिस्टम है जिसके अंदर मर्चेंट नेवी एज वेल एज हम कह सकते हैं हमारी डिफेंस नेवी या नेवी जो है हमारी वो वर्क करती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का क्वेश्चन आपका पहले तो हम मैप करेंगे, मैप में भरने की जरूरत नहीं है, अभी आप बस याद करें क्योंकि भरने का काम हम बाद में करेंगे, तो फिल आउट बाद में करेंगे। तो अभी आपसे ये याद कर लें कि कितने नेशनल आपके मेजर पोर्ट्स हैं और कितने जो हम कह सकते हैं इनलैंड नेविगेशनल एरियाज हैं। ओके, देन आज का क्वेश्चन आपका होगा, लिखिए, what was the reason Kandla and Kutch port was developed rapidly after independence? Next question, write a short note on Mumbai port. ओके, सो ये दो क्वेश्चन आपको करने, वैसे तो विशाखापट्टनम भी इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जो रिवर लाइन है, गंगा ब्रह्मपुत्रा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। सो आप इन्हें अपने याद करने में यूज करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।